हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हर बार की तरह इस बार भी उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। मैं माफी चाहता हूं कि 2-3 दिनों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं रोज आपके लिए वीडियोस लेके आऊं, रोज वीडियोस को अपलोड करूं। मुझे पता है कि एक बार पढ़ाई में गैप हो जाता है तो फिर बहुत सारी समस्याएं आती हैं फिर से उसको चालू करने में, लेकिन अब टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, वो तो किसी के बस की बात नहीं है। तो इसकी वजह से मैं 2-3 दिन तक नहीं अपलोड कर पाया था। तो आइए वही हमारा जो चैप्टर चल रहा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो उसमें हम ये अगला टॉपिक जो है हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेस्ड वायर, ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक देखते ही आपके मन में एक स्प्रिंग वाली बात याद आ गई होगी। मैंने आपको पढ़ाया था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बताया था तो उस समय इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र हम कर चुके थे। अब ये जो टॉपिक है ये प्रैक्टिकली समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये प्रैक्टिकली समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप पोटेंशियल एनर्जी का तो मतलब जानते होंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि अभी तक हमने सिर्फ क्या पढ़ा था कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, लेकिन अब हम एक चीज उसमें और जोड़ देते हैं कि शेप की वजह से भी किसी बॉडी की एनर्जी में क्या हो जाती है, किसी बॉडी में एनर्जी वगैरह स्टोर हो जाती है। अब देखो, पहले इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेचिंग पे, स्ट्रेच वायर का मतलब क्या होता है पता है आपको? खींचा हुआ था, रबड़ खींच के आप उसको क्या कर देते हो, स्ट्रेच कर देते हो ना, वही वाला। तो स्प्रिंग से रिलेटेड ये वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकली अगर हम समझे तो आपने एक रबर देखा है, रबर सबके घर में होता है। उस रबर को उसके नेचुरल पोजीशन में छोड़ दो, उस रबर को उसके नेचुरल पोजीशन में छोड़ दो तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लगभग जीरो के बराबर है। वो कुछ भी करने की हैसियत नहीं रखता है। लेकिन मार्कर गिरना शुभ संकेत, लेकिन अगर उसी रबर को तुम ऐसे खींच दो और फिर छोड़ो तो वो तुम्हारे स्किन पे बहुत जोर से आके क्या करता है, स्ट्राइक करता है और तुम्हारी स्किन को क्या पहुंचाता है, वो चोट पहुंचा देता है। यानी कि वो रबर जब नेचुरल शेप में था तो वो कुछ करने की हैसियत नहीं रखता था, लेकिन जब उसको तुमने स्ट्रेच करके छोड़ा तो उसने तुम्हारे स्किन को क्या कर दी, चोट पहुंचा दी। एक तरीके का काम किया, कोलाइड किया तुम्हारे स्किन से, किया ना। तो ये काम करने की क्षमता उसमें कहां से आई है? काम कब होता है? सिंपल सी बात है, जब आपके पास एनर्जी रहेगी तभी काम होगा। तो वही रबर जब नेचुरल पोजीशन में था तो वो कुछ करने की हैसियत नहीं रखता था, यानी कि उसके पास कोई एनर्जी नहीं थी। जब उसने तुम्हारी स्किन को चोट पहुंचाई यानी कि उसमें एक तरीके की एनर्जी आ गई। अब एनर्जी क्यों आई है? स्ट्रेचिंग की वजह से आई है। अभी रामायण चल रहा था तो हमने बहुत सारी लड़ाइयां देखी उसमें। तो देखते थे हम क्या कि कोई भी जो योद्धा थे, श्री रामचंद्र थे या महाराज रावण थे, वो क्या करते थे कि अपने धनुष पे तीर को इधर पीछे की तरफ ऐसे खींचते थे। तो वो अब जब उसको छोड़ते थे तो वो तीर कहां, आगे की तरफ बढ़ जाता था। वो क्या करते थे, वो उस स्ट्रिंग में पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फील करते थे और जैसे ही वो छोड़ते थे उस एनर्जी की वजह से वो स्ट्रिंग क्या करती थी, उस धनुष को आगे ले जाने का काम करती थी, वो जो धागा होता है। तो ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि किसी भी चीज को अगर हम स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है। स्प्रिंग वाला हम पढ़ चुके हैं, स्प्रिंग वाला का डेरिवेशन वगैरह हो चुका है। अब हम बात करेंगे स्प्रिंग का, इससे ज्यादा कोई मतलब अटैच्ड है, लेकिन अगर आप स्प्रिंग नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे भी इस नए सिरे से भी इसको क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच्ड वायर, हम पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में। तो आइए चालू करते हैं, ठीक है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं आज, उसका ये है U इज इक्वल टू, U मतलब
पोटेंशियल एनर्जी ना, U इज इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर। ये होता है किसी भी तार में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला, ये ठीक है। अब इसी फॉर्मूला को हम क्या करने जा रहे हैं, इसी फॉर्मूला को प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। एक तार ले लेते हैं, बहुत खूबसूरत सा तार, बहुत प्यारा, सर तार भी प्यारा होता है क्या? एक तार हमने ऐसे ले लिया, ठीक है, नीचे से मोटा हो जाता है ये हमारा एक तार हो गया, ठीक है, जिसके लेंथ क्या है, L है। इस तार के लेंथ को क्या मान लेते हैं, L, और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को हम मान लेते हैं A, ठीक है। ये मान लिया हमने, एज्यूम कर लिया। अब हमने इस पे एक फोर्स लगाना चालू किया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना चालू किया, ठीक। हमने इस पे क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाना चालू किया। अब एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से इस तार का जो लेंथ है वो बढ़ गया, इस तार का लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। अब कितना बढ़ा, आइए देखते हैं। ये जो तार ऐसा था, अब ये तार कुछ ऐसा हो गया, बड़ा हो गया तार, पहले से फोर्स लगाया हमने, तो अब ये तार क्या हो गया, बड़ा हो गया। एक इंच से ये तार जो है क्या है, फिक्स्ड है। अब इस तार में की लंबाई में एक इंक्रीजमेंट हुआ, और उस इंक्रीज को हम क्या नाम दे देते हैं, डेल्टा एल नाम दे देते हैं। ये नॉर्मल वायर था नेचुरल स्टेट में, और ये क्या हो गया, स्ट्रेस्ड वायर हो गया, ठीक है। तो जब ये स्ट्रेस्ड हो गया, जब ये स्ट्रेच हो गया, तो मैंने आपको बताया कि इसमें क्या हो गई, एक एनर्जी स्टोर हो गई, ठीक है, एनर्जी स्टोर हो गई। अब वो कितनी एनर्जी स्टोर हुई है वही निकालने का हमको फॉर्मूला डिराइव करना है। अच्छा, एनर्जी निकालने का फॉर्मूला, किसी भी प्रकार की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला, मैंने अगर वर्क पावर एनर्जी आपने पढ़ी है तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट में उतनी ही एनर्जी स्टोर होती है जितना कि उस ऑब्जेक्ट को उस पोजीशन पे पहुंचाने में काम हुआ है। एक बार फिर से, किसी ऑब्जेक्ट में उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है जितना कि उस ऑब्जेक्ट को उस जगह पे पहुंचाने में काम हुआ है। एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूं। जैसे मान लेते हैं कि ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, ये जमीन, मान लेते हैं मेरा हाथ जो है जमीन है। इस मार्कर को मैं ऐसे उठा के बहुत तेज से ऐसे बाहुबली वाला गाना बजा के उठा के यहां पे पहुंचा चुका हूं मैं, ठीक है। आपको पता है कि अब इसमें क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, क्योंकि इसका पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया। अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी, अब अगर कोई पूछता है आपसे कि इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, तो आप उसको जवाब दे सकते हो कि इस मार्कर को यहां से यहां लेके आने में जो वर्क डन हुआ है, जितना वर्क डन हुआ है उतनी ही एनर्जी उसमें स्टोर हुई है। ये तो रही मार्कर की बात। इस पे आते हैं, अब इस तार को जितना खींचने में काम हुआ है, जितना वर्क डन इसको इतना लंबा करने में हुआ है, स्ट्रेच करने में हुआ है, उतनी ही तो एनर्जी इसमें स्टोर होगी ना, उतनी एनर्जी स्टोर होगी। यानी कि एनर्जी निकालने के लिए अगर हम वर्क डन निकाल दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो वर्क डन का फॉर्मूला आप सारे बच्चे जानते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, DISPLACEMENT, डिस्प्लेसमेंट। चलिए, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए जरा बताइए कि इसमें फोर्स कितना लगा है। यहां पे सर आपने F लिखा है तो मैं F लिखूंगा, आपने भी तो F ही लिखा ना, तो मैं वहां पे F लिखूंगा। यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डेल्टा L, तो इनटू डेल्टा L।
यानी कि वर्क डन निकल गया। अब जो ये वर्क डन हुआ यही एनर्जी हो गई, F इंटू डेल्टा एल। हो गया आंसर, यही तो था, बन गया। इतना आसान? गलत, गलत हो गया। तो सर गलत कैसे हुआ? सारी चीजें तो आपने सही लिखी है। वर्क डन का फॉर्मूला भी यही होता है, वर्क डन जितना हुआ उतनी ही एनर्जी भी होती है। बाबू वर्क डन का ये फॉर्मूला तब होता है जब फोर्स क्या हो, जब फोर्स कांस्टेंट हो। तो बोलो सर यहां पे फोर्स वेरिएबल कहां है? यहां पे आपने बताया क्या कि फोर्स वेरिएबल है? देखो कॉमन सेंस लगाओ कि ये जो फोर्स की वैल्यू है ये डिस्टेंस के साथ बढ़ती जाएगी। स्प्रिंग वाले केस में भी अगर करके देखो तो देखो F इज इक्वल टू किसके बराबर होता था? माइनस के dx के बराबर, जिसमें ये dx क्या हुआ करता था? चेंज इन लेंथ, चेंज इन ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ये k क्या था? स्प्रिंग कांस्टेंट था। जरा बताओ तो स्प्रिंग को जितना ज्यादा स्ट्रेच करो उतना ही फोर्स की वैल्यू बढ़ रही थी कि नहीं बढ़ रही? बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? जितना ज्यादा dx उतना ही ज्यादा F। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तुम प्रैक्टिकली सोच के देखो कि किसी भी स्प्रिंग को ले लो या किसी धागे को रबर को ले लो, रबर को स्टार्टिंग में कम फोर्स पे ही वो स्ट्रेच होते जाता है, लेकिन जैसे जैसे उसको तुम दूर लेते जाते हो वैसे वैसे तुम्हारे फोर्स की क्वांटिटी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है बच्चा। यहां पे फोर्स 0 से चालू हुआ, छोड़ दिया तो 0 है। जैसे ही लगाना चालू किया, इसको स्ट्रेच करते गए, तो जैसे ही हम इसको लंबा करते गए हैं वैसे ही फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। फोर्स वेरिएबल नहीं रहेगा। बोलो सर ये स्प्रिंग वाले से मत समझाओ, हमें इससे समझाओ कि कैसे फोर्स वेरिएबल रहेगा। देखिए मैं आपको इससे भी समझाता हूं, देख लीजिएगा कैसे फोर्स वेरिएबल रहेगा। मैं आपको बस अभी इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फोर्स वेरिएबल कैसे रहेगा। देखो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है? यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यही होता है ना यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। चलिए अब y इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसका स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल। स्ट्रेन का फॉर्मूला यही होता है ना, स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल। तो यहां पे लिख दो डेल्टा एल इंटू कैपिटल एल। एल कहां पे चला गया? ऊपर चला गया। अब यहां से फोर्स की अगर वैल्यू निकालो तो फोर्स की वैल्यू यंग्स मॉड्यूलस इनटू एरिया ऑफ द वायर इनटू चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर अपॉन कैपिटल एल, यानी कि ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर। बताइए ये y कांस्टेंट है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल कांस्टेंट रहेगा, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रहेगा, ओरिजिनल लेंथ भी क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। देखो ये जो फोर्स की वैल्यू है डेल्टा एल पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है? जितना ज्यादा लेंथ होते जाएगा उतना ही ज्यादा फोर्स तुमको लगाना पड़ेगा। थ्योरेटिकली ये प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? और प्रैक्टिकली भी तुम ये देख चुके हो, कोशिश कर सकते हो। एक घर में अपने अभी लो एक रबर लो और इसको खींचो। स्टार्टिंग में बहुत आसानी से खींचते जाता, लेकिन और ज्यादा खींचने के लिए तुमको फोर्स की क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। तो ये तो वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का? बताइए जरा। वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू F डॉट dx। F इज इक्वल टू सॉरी W इज इक्वल टू F डॉट dx। समझ में आई ये बात? इस वाले फॉर्मूला से हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले एक छोटा सा वर्क डन निकालेंगे फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब समस्या ये है कि सर हमको F की वैल्यू वेरिएबल दी हुई है, F हम माने कैसे? F की वैल्यू हर जगह तो बदल रही है, तो हम मान लेते हैं, एक कंक्लूजन करते हैं, ठीक है? एक चीज करते हैं, देखिएगा कि व्हेन द एक्सटेंशन इज x, एक अलग मैं वो चीज बना के दिखाता हूं। यहां पे देखिए, यहां पे फोर्स की वैल्यू अलग है, यहां पे अलग है, यहां पे अलग है, हर जगह के लिए अपनी अपनी वैल्यू क्या है? अलग अलग है फोर्स की। मान लेते हैं कि ओरिजिनल से ये जो वायर है यह x लेंथ क्या हो गया है? एक्सटेंड हो गया है। ओरिजिनल से ये जो वायर है कितना एक्सटेंड हुआ है? x एक्सटेंड हुआ है।
ओरिजिनल से ये जो वायर है कितना एक्सटेंड हुआ है, x एक्सटेंड हुआ है। समझिएगा इस चीज को बच्चा। जब भी जितना ज्यादा एक्सटेंशन होगा उतना ज्यादा फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो हमको करना क्या है, ये डेरिवेशन कैसे निकालना है। एक मान लेते हैं कि ओरिजिनल से x लेंथ के एक्सटेंशन पे कोई फोर्स F लग रहा है। x से और ज्यादा बढ़ जाएंगे तो F से कुछ और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा। x से कम आएंगे तो F से कुछ कम ही होगी। तो मान लिया जाएगा क्या, मान लिया जाएगा कि लेट आफ्टर द एक्सटेंशन ऑफ x एक्सटेंड होने के बाद किसी इस तार का जो स्ट्रेस है, इस तार का जो स्ट्रेस है वो किसके बराबर है, F बाई ए के बराबर है, F बाई ए के बराबर। तो उस केस में तब इस पे फोर्स कितना लग रहा है, देन फोर्स इज इक्वल टू F, फोर्स एक्टिंग इज इक्वल टू F। भाई यहां पे स्ट्रेस 0 है, यहां पे थोड़ा सा x एक्सटेंड किया तो स्ट्रेस क्या हो गया, बढ़ गया। तो स्ट्रेस किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया के बराबर। तो यहां पे मान लेते हैं कि उस इंस्टेंट टाइम पे इस पे कितना फोर्स लग रहा है, F फोर्स लग रहा है। ठीक है, उस इंस्टेंट टाइम पे इस पे कितना फोर्स लग रहा है, F लग रहा है। तो इस F की वैल्यू कैसे निकालें, इस F की वैल्यू, तो F का फॉर्मूला चलिए y इज इक्वल टू अभी मैंने बताया था ना, y इज इक्वल टू वाई का फोर्स का फॉर्मूला बताया था ना, यंग्स मॉड्यूलस इनटू a इनटू डेल्टा एल अपॉन एल। यही फॉर्मूला बताया था ना आपको, फोर्स का आपको यही फॉर्मूला बताया था ना, a इनटू यंग्स मॉड्यूलस इनटू एरिया इनटू डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब जरा बताओ कि जब x एक्सटेंशन है, जब एक्सटेंशन x है तो फोर्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, y इंटू ए इंटू, अब डेल्टा एल की जगह कितना लिख देंगे, x अपॉन कैपिटल L। समझ गए। अब यहां पे f की वैल्यू ये रख देना। तो आइए इसको ढंग से लिख के बनाते हैं, ठीक है, समझ में आई बात ना। चलिए हाँ, तो लेट व्हेन द एक्सटेंशन इज x then wire is under the longitudinal stress of F upon A where F is the force at that instant। मैंने बताया था कि आप इसको जितना नीचे की तरफ खींचते जाओगे, ठीक है, उतना उस पे अप्लाइड फोर्स जो होगा क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। तो मान लिया हमने कि ओरिजिनल से जब हमने इसको x डिस्टेंस स्ट्रेच कर दिया है तब उस वायर पे जो स्ट्रेस पड़ रहा है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, फोर्स अपॉन एरिया के बराबर, जिसमें फोर्स F क्या है, F उस टाइम का फोर्स है, उस टाइम का फोर्स है। स्टार्टिंग में ये फोर्स क्या है, 0 है, और यहां जब यहां पे पहुंच गया है उस समय वो फोर्स क्या है, मैक्सिमम है। तो उसके बीच का कहीं का जो फोर्स हमने क्या मान लिया, F मान लिया। चलिए तो अब यहां से हम F की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो जरा बताइए कि यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला y इज इक्वल टू क्या होता है, y इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस, STRESS, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यानी कि देखो F अपॉन A इनटू स्ट्रेन क्या होता है बच्चा, स्ट्रेस तो हमने क्या लिख दिया, F अपॉन A, ठीक है। स्ट्रेन का फॉर्मूला, अब स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो बताओ कि इस इंस्टेंट टाइम के लिए चेंज इन लेंथ क्या है, x है ना। चलिए तो x अपॉन l नीचे लिखने की जगह l कहां पे लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे। तो यहां से जो हमारे उसकी वैल्यू आएगी, फोर्स की वैल्यू आएगी, वो किसके बराबर आएगी, यंग्स मॉड्यूलस इनटू a इनटू x डिवाइडेड बाय l। ये हो गई फोर्स की वैल्यू, ठीक है। अब देखो हमको क्या निकालना है, हमको वर्क डन निकालना है, यहां से लेके यहां तक पहुंचने में जो वर्क डन हुआ वो निकालना है। तो एक काम करते हैं, एक चीज लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं कि द वर्क डन बाय फोर्स, द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स EXTERNAL, external force in further
एक्सटेंशन, यहां पे फर्दर एक्सटेंशन dx। अगर हम इस x से, सुनना इस बात को, इस x से इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देते हैं, यानी कि dx एक्सटेंड कर देते हैं, तो वर्क डन कितना होगा? वो वर्क डन क्या होगा? स्मॉल वर्क डन होगा ना, dw इज इक्वल टू f डॉट dx। तो चलो यहां पे फोर्स कितना था? अभी हमने फोर्स की वैल्यू निकाली है ना। देखो यहां पे फोर्स कितना था, यहां पे x पहुंचने तक फोर्स कितना था? y इंटू ए इंटू एक्स अपॉन एल। तो फोर्स हमने क्या कर दिया? y इंटू ए एक्स अपॉन एल। और अब आगे, इसके आगे कितना लेंथ एक्सटेंड किया गया है? dx, यानी कि हमने क्या कर दिया ऐसे dx। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर इंटीग्रेशन और इधर इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन किसके टर्म में हो रहा है? x के टर्म में। अच्छा, तो x की लिमिट कहां से कहां तक होनी चाहिए? बताइएगा ध्यान से, x की लिमिट कहां से कहां तक होनी चाहिए? तो x 0 से लेके, यहां पे 0 एक्सटेंशन है, और कहां तक पहुंचना चाहिए? डेल्टा l तक। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये x डिस्टेंस था, ये वाला जो डिस्टेंस था ये x था। x चालू कहां से होना चाहिए? 0 से लेके और डेल्टा l तक, 0 से लेके डेल्टा l तक। तो यहां पे लिमिट्स लगा दो, 0 टू डेल्टा l। 0 टू डेल्टा l क्या कर दिया हमने? लिमिट लगा दिया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इधर क्या हो गया? w हो गया, इंटीग्रेशन उधर बाहर निकालोगे तो y a l बाहर निकल जाएगा। ये तीनों क्या है? कांस्टेंट है, यंग मॉडुलस, एरिया और लेंथ ऑफ द वायर। ओरिजिनल लेंथ क्या है? कांस्टेंट है। चलिए, यानी कि x का इंटीग्रेशन किसके टर्म में? dx के टर्म में। तो x का इंटीग्रेशन dx के टर्म में कितना हो जाएगा? x स्क्वायर बाई 2। वेरी गुड। यहां पे y a अपॉन l, ठीक है, इधर ब्रैकेट में हो जाएगा, y l को बाहर निकाल दिया हमने, x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाए। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका, लिमिट लगा दो। लिमिट कहां से कहां तक? 0 टू डेल्टा l, 0 टू डेल्टा l। तो एक बार ये रख दोगे इसमें, ठीक है, और एक बार ये, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा y a l ब्रैकेट में डेल्टा l स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। एक स्टेप बढ़ गया इसमें। तो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया y a डेल्टा l का होल स्क्वायर अपॉन 2l। y a डेल्टा l का होल स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक, 2l। ठीक है, ये हो गया वर्क डन का फॉर्मूला। तो जितना वर्क डन हुआ उतनी ही क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी भी हो गई, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी हो गई। यानी कि हम इसको लिख देते हैं U इज इक्वल टू y a डेल्टा l का होल स्क्वायर अपॉन 2l, यानी कि यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया ऑफ वायर इनटू चेंज इन लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई l। अब देखो जो हमारा फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला किसके बराबर था भैया? वो फॉर्मूला तो था 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ वायर, इसके बराबर था ना। आइए हम इसको इसमें लिखने की कोशिश करते हैं, चलो, जो 1/2 है इसको क्या कर दो? पहले ही बाहर निकाल दो। चलो 1/2 को क्या कर दिया हमने? बाहर निकाल दिया। u इज इक्वल टू 1/2 को हमने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। अब देखो वही काम करूंगा मैं। 1/2 इंटू यंग्स मॉडुलस का मैंने यंग्स मॉडुलस रहने दिया, समझते जाओ, इंटू इसमें से एक डेल्टा l निकाल लिया हमने, डेल्टा l अपॉन l, डेल्टा l अपॉन l। समझते जाना बात को, ऐसे बराबर रखो, ऐसे 1/2 इंटू y इंटू डेल्टा l अपॉन l इंटू, ठीक है, एक और क्या बच गया इधर? डेल्टा l बच गया। समझो ध्यान से, ये बात समझ में आई?
यही कर दिया मैंने, डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल को वो कर दिया, थोड़ा सा अलग अलग इसको छितरा के लिख दिया, तो फैला के इसको लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक काम करते हैं हम, आपको पता है कि फ्रैक्शन का रूल होता है, और वो रूल क्या होता है कि तुम ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर से क्या कर सकते हो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई। अच्छा एक ए बचा हुआ है ना यार, ए बचा हुआ है ना, ए को ऐसे लास्ट में लेते आओ, ए को ऐसे लास्ट में, ए को लास्ट में लिख दो, ठीक। अब देखो तुम एक काम कर सकते हो, और वो काम क्या है, वो काम यह है कि तुम किसी भी नंबर में, किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर या नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हमने इसमें क्या किया कि हमने ऊपर और नीचे L अपॉन L से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, L अपॉन L से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। समझना इस बात को, समझ, देखो यहां तक तो समझ में आना चाहिए ना, यहां तक देखो, यहां तक आपको समझ में आई बात, यहां तक ये वाला देखो 1/2 बाहर निकाल लिया, y यहाँ पे डेल्टा एल अपॉन एक एल रख दिया हमने, फिर एक डेल्टा एल यहाँ पे बचा, a जो है उसको लास्ट में कर दिया इंटू एल अपॉन एल से क्या कर दिया, ऊपर नीचे इस पूरे फ्रैक्शन में यूं कहो कि यहीं पे एल अपॉन एल से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। आ गया हमारा फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला आ गया। अब देखो इसको कहीं मिटा के हम इसको लिखते हैं, मिटा के लिखने की कोशिश करते हैं, और ये मैं मिटा दूं, आपने लिख लिया होगा तो इसको मैं मिटा देता हूं, या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये हेडिंग मिटाता हूं, देखिएगा। चलो U इज इक्वल टू, ऊपर दिख रहा है ना U इज इक्वल टू, एक बार चेक कर लो मैं, हाँ दिख रहा है। चलिए U इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, Y यंग्स मॉडुलस है ना। और अच्छा एक बात बताओ कि ये डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम क्या बोलते थे बताओ, तो स्ट्रेन बोलते थे। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 इंटू वाई इंटू स्ट्रेन, STRAIN, वाई इंटू स्ट्रेन, ठीक है। उसके बाद एक बात बताओ कि ये डेल्टा एल है ना, इस वाले एल को यहां पे अगर शिफ्ट कर दे हो तो डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल, समझना इस चीज को, इस वाले एल को ये ऐसे होगा ना, तो इसको अगर तुम यहां डेल्टा एल अपॉन एल कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर से क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा, ये फिर से क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल। अच्छा बचा क्या, A इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ ऑफ द वायर, ये किसके बराबर हो गया, वॉल्यूम के बराबर होता है। अब थोड़ा सा कंट्रोल में आया, लेकिन अभी भी हमारा पूरा कंप्लीट फॉर्मूला नहीं आया है। इसको देखो क्या करते हैं, आपको यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला पता है, वो किसके बराबर होता है, वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर। तो यहां से अगर स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको निकालने को कहा जाए तो स्ट्रेस का फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा, y इंटू स्ट्रेन के बराबर हो जाएगा। स्ट्रेस का फॉर्मूला y इंटू स्ट्रेन के बराबर हो जाएगा, बताइए, स्ट्रेस का फॉर्मूला y इंटू स्ट्रेन के बराबर, यानी कि U इज इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर। ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ वायर। अच्छा एक कहीं फॉर्मूला ये भी रहता है, अगर यंग्स मॉडुलस दिया हो सवाल में तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है, हाफ यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, फॉर्मूला ये भी हो सकता है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फॉर्मूला जो आगे हमारा उसको हम लिख रहे हैं। आप पॉज करके उम्मीद करता हूं कि नोट कर चुके होंगे। U इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा एक फॉर्मूला इसका और भी होता है वही वाला, हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस MODULUS यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, ये भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक आता है, वो अगला टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी ऑफ वायर। मिटा देता हूं इसको, ENERGY, एनर्जी डेंसिटी ऑफ वायर।
एनर्जी डेंसिटी ऑफ वायर। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल, POTENTIAL, पोटेंशियल एनर्जी, ENERGY, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम is called ENERGY, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ वायर। ठीक है, तो चलिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा? ENERGY, एनर्जी डेंसिटी, DENSITY, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, POTENTIAL, पोटेंशियल एनर्जी, ENERGY डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो चलिए इसको लिखते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी क्या है? 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, यही आया था ना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय, अब इसको वॉल्यूम से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो गया? कैंसिल आउट, यानी इसका आंसर आ गया 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, ये बन गया आपका फॉर्मूला। तो इस तरीके से ये हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या हो गया? क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज और मैं आपको इसमें बता देता हूं कि एक इसका बहुत आसान भी डेरिवेशन है। इसका एक बहुत आसान डेरिवेशन है, और वो डेरिवेशन क्या कहता है वो देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए आप। वो डेरिवेशन क्या कहता है, हालांकि आप हार्ड वाला सीख गए हो तो आसान की अब जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आसान वाला बता देता हूं। आसान वाला डेरिवेशन कहता है, जैसे हमने वर्क डन का जो फॉर्मूला है, ध्यान से सुनिएगा, हमने जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो क्या लगाया था? F.dx, ये लगाया था ना, इसीलिए हमको इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ा था। हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लगा पाए थे। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला हमारा नहीं काम कर रहा था, क्योंकि फोर्स जो था वहां पे कांस्टेंट नहीं था, वेरिएबल क्वांटिटी थी। तो अगर आपको इंटीग्रेशन वगैरह से बचना है बच्चा, अगर आपको इंटीग्रेशन वगैरह से बचना है तो आप एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। वर्क डन का एक ये भी फॉर्मूला होता है, एवरेज फोर्स, AVERAGE, एवरेज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब बोलो सर ये एवरेज फोर्स क्या होता है? देखो, जो मैंने रॉड बनाया था ऐसा वाला, ठीक है, ये वाला रॉड जो था ऐसे, और बाद में इसको क्या कर दिया गया था? स्ट्रेच कर दिया गया था इतना, ये इधर फिक्स था, इधर ये अपना फिक्स था, इसमें बाद में इसमें चेंज इन लेंथ कितना हो गया था? डेल्टा एल। तो एवरेज फोर्स कैसे निकाला जाता था? एवरेज फोर्स निकालने का एक बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बता देता हूं कि देखो, मान लेते हैं कि इसका यहां पे मैक्सिमम फोर्स जो है वो किसके बराबर है? F के बराबर है। इसका मैक्सिमम फोर्स किसके बराबर है? F के बराबर। अच्छा, इसका जो इनिशियल फोर्स है यहां पे, जब ये स्ट्रेच नहीं हुआ है तो इसका इनिशियल फोर्स कितना है? 0 है ना, 0 से चालू हुआ ये फोर्स, और जैसे जैसे स्ट्रेच करते गए वैसे वैसे फोर्स क्या होते गया? बढ़ते गया। तो उस केस में जो एवरेज फोर्स हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? AVERAGE, एवरेज फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा 0 प्लस इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स डिवाइडेड बाई 2, यानी कि एवरेज फोर्स का फॉर्मूला 1/2 इंटू F, या F/2, इसको F/2 भी लिख दो। एवरेज फोर्स अब किसके बराबर आ गया? F/2 के बराबर आ गया। अब वो वाला हमारा फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला? ये क्या बोलते हैं, फोर्स, एवरेज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा F/2 इंटू, हालांकि आप वो सीख गए हो तो ये ज्यादा जरूरी नहीं है, F/2 इंटू डेल्टा एल। अब देखो वर्क डन का फॉर्मूला F/2, अब फोर्स की जगह फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया इंटू, अब की बात चेंज इन लेंथ, पूरा हमने पोर्शन कवर कर लिया है, तो डेल्टा एल इंटू एल ऊपर चला जाएगा। तो यहां से F का फॉर्मूला हो जाएगा Y इंटू ए इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, तो चलिए वर्क फोर्स का फॉर्मूला वो रख दीजिए, F इंटू ए,
सॉरी F इज इक्वल टू y इंटू ए इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा एल। अब देखो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया y इंटू ए इंटू डेल्टा एल का होल स्क्वायर अपॉन एल। देखिए तो u का फॉर्मूला y इंटू ए इंटू डेल्टा एल का होल स्क्वायर, जितना वर्क डन उतना ही फोर्स। देखो तो इसी के बराबर आया था y इंटू ए इंटू डेल्टा एल का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे सॉरी 1/2 हर जगह छूट रहा है ना, 2 2 2 इस तरीके से बन गया। अब बाद में आप इसको जानते हो कैसे 1/2 इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेस में करना है, तो ये भी एक बहुत आसान है, इससे भी बना सकते हो। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। आगे एक और लेक्चर इसमें आएगी, उसके बाद फ्लूइड्स में हम चलेंगे। बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करके हम 12th चालू करेंगे। तब तक आप अपने घर पे पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और लूडो खेलते रहिए।